हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द फर्स्ट सेशन ऑफ कंसाइनमेंट। इस सेशन में आज हम कंसाइनमेंट अकाउंट्स के बेसिक कंसेप्ट पर डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अगर डिक्शनरी मीनिंग की बात करें तो कंसाइनमेंट का मतलब होता है शिपमेंट ऑफ गुड्स टू समवन। लेकिन यहाँ हमारे इस चैप्टर में जहाँ हम कंसाइनमेंट अकाउंटिंग की डिस्कस करेंगे, आइए देखते हैं वहाँ कंसाइनमेंट किसे कहते हैं। What is consignment? Consignment is a system where goods are sent by their owner to an agent who undertakes to sell the goods on behalf and at the risk of owner. For that, the agent charges commission generally on the basis of sale. तो consignment accounting में जो हम consignment पढ़ रहे हैं वो एक सिस्टम है। उस सिस्टम में एक ओनर किसी एजेंट को गुड्स भेजता है सेल करने के लिए और एजेंट उस पर कमीशन अर्न करता है। गुड्स का जो शिपमेंट होगा वो एट द रिस्क ऑफ द ओनर होगा। इन दिस सिस्टम ओनर इज कॉल्ड कंसाइनर एंड एजेंट इज कॉल्ड कंसाइनी। द ओनर continues to own the goods until they are sold, so the goods appear as inventory in accounting records of the consigner. इस सिस्टम में जो ओनर है या जिसे हम प्रिंसिपल भी कह सकते हैं उसे कंसाइनर कहते हैं और जो एजेंट है उसे कंसाइनी। और जो गुड्स है उसकी ओनरशिप किसके पास में रहती है? उसकी ओनरशिप हमेशा कंसाइनर या ओनर के पास ही रहती है। Thus, a consignment may be defined as shipment of goods by manufacturer or wholesale dealer to an agent for sale on commission basis. तो नटशेल में consignment क्या है? Consignment है shipment of goods by manufacturer और wholesale dealer जो उसका owner है to an agent for sale on commission basis. It is not transfer of ownership of goods but only sending of goods by one person to another at a different place to be sold by later on behalf of the former. Thus, consignee does not become debtor for the goods received on consignment. ये जो गुड्स भेजा जाता है ये ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप नहीं है, केवल शिफ्टिंग ऑफ गुड्स है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास में चला जाता है। यानी ओनर अपने गुड्स को एजेंट को भेज देता है फॉर सेल। ये सेल नहीं है, इसीलिए जो एजेंट या कंसाइनी है वो कंसाइनर का डेटर नहीं कहलाता है, वो केवल कस्टोडियन ऑफ गुड्स है जिसके पास में गुड्स पड़े हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन बोथ द पार्टीज इज दैट ऑफ एन एजेंट एंड प्रिंसिपल ओनली। इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो एक प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में जो है वही है। The goods consigned to agent are treated as sales only when these goods are sold by the consignee and he becomes entitled to reimburse for expenses incurred on behalf of the consigner and is also entitled to receive commission for the goods sold by him. यहाँ पर जो रिलेशनशिप है जैसा हमने अभी डिस्कस किया है वो एजेंट और प्रिंसिपल का है और सेल तभी मानी जाएगी जब कंसाइनी थर्ड पार्टी को सेल कर देगा। और उसके बाद में क्या होगा? उसके बाद में कंसाइनी उस गुड्स पर किए गए एक्सपेंसेस और अर्न किए गए कमीशन को रिकवर करने का एंटाइटल हो जाएगा। तो जनरली कंसाइनमेंट के सिस्टम में क्या होता है, एक कंसाइनर या ओनर गुड्स को सेंड करता है कंसाइनी को, कंसाइनी उसे अपनी कस्टडी में रखता है, उस पर कुछ एक्सपेंडिचर करता है और उसे सेल कर देता है। सेल पर उस एजेंट या कंसाइनी को कुछ कमीशन मिलता है। अल्टीमेटली सेल्स प्रोसीड्स में से वो अपने एक्सपेंडिचर और कमीशन को डिडक्ट करके रिमेनिंग अमाउंट वो कंसाइनर को या ओनर को सेंड कर देता है। आइए इसे एक विजुअल एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ये जयेश भाई हैं जिनका सूरत में साड़ी का बहुत बड़ा बिजनेस है। जयेश भाई अपना बिजनेस अहमदाबाद तक फैलाना चाहते हैं। इनके पास में दो ऑप्शन है, या तो वो अहमदाबाद में एक ब्रांच खोल दें, लेकिन वो जानते हैं कि ब्रांच खोलने में कैपिटल और एफर्ट्स बहुत सारे लगेंगे। दूसरा, वे किसी पार्टी को अपना माल सेल कर दें। इसी सिलसिले में वो अहमदाबाद के रमेश भाई से मिलते हैं जिसकी वहाँ पर एक साड़ी की शॉप है।
लेकिन रमेश भाई उनको कहते हैं कि मैं आपका माल परचेज नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास में लिमिटेड कैपिटल है और लिमिटेड स्पेस है। अगर मैं आपका माल परचेज करूंगा तो रखूंगा कहाँ पर, और साथ में मेरे पास में इतना पैसा नहीं है कि मैं आपको एडवांस देकर आपका माल ले सकूं। इस पर जयेश भाई एक रास्ता निकालते हैं। वो ये कहते हैं कि मैं अपना सामान ट्रांसपोर्ट के थ्रू आपके पास में भेजता हूँ, वहाँ लोकल ट्रांसपोर्ट कंपनी से आप उस सामान को अपनी शॉप में मंगवा लीजिए, और अगर ज़रूरत पड़े तो आप एक गोडाउन भी किराए पर ले लीजिए, एक व्यक्ति भी रख लीजिए जो उस सेल्स को करेगा। इस माल की सेल पर मैं आपको 10% कमीशन दूंगा, और साथ ही जो भी आप गोडाउन रेंट का या सैलरी का एक्सपेंसेस करेंगे वो भी रिएम्बर्स कर दूंगा। इसी सिस्टम को कंसाइनमेंट कहते हैं। यहाँ जो ओनर यानी जयेश भाई है उसे कहेंगे कंसाइनर, और जो एजेंट रमेश भाई है उसे कहेंगे कंसाइनी। और रमेश भाई की दुकान पर जो अनसोल्ड स्टॉक है उसकी ओनरशिप रहेगी कंसाइनर यानी जयेश भाई के पास में। ईयर एंड पर जयेश भाई उसे अपनी बुक्स में एज ए स्टॉक इन ट्रेड या क्लोजिंग स्टॉक शो करेंगे। तो ये सारा सिस्टम कंसाइनमेंट कहलाता है। इस कंसाइनमेंट में दो पार्टीज है, एक कंसाइनर है जो कि प्रिंसिपल कहलाता है और दूसरा एजेंट है। तो फ्रेंड्स, अब आपको समझ में आ गया होगा कि कंसाइनमेंट किस तरह का सेटअप है। आइए अब हम देखते हैं फीचर्स ऑफ कंसाइनमेंट। ये जो अब तक हमने डिस्कस किया है इसमें कंसाइनमेंट के क्या फीचर्स निकल के आते हैं, आइए उन्हें वन बाय वन डिस्कस करते हैं। द पार्टी विच सेंड्स द गुड्स और प्रिंसिपल इज कॉल्ड कंसाइनर। जो गुड्स भेजती है या जिसे हम प्रिंसिपल कह सकते हैं वो इसमें कंसाइनर कहलाता है। एंड द पार्टी टू हुम गुड्स आर सेंट इज कॉल्ड कंसाइनी। सेकंड है द ओनरशिप ऑफ द गुड्स, दैट इज प्रॉपर्टी इन द गुड्स, remains with the consignor or the principal. The agent or the consignee does not become their owner even though goods are in his possession. On sale, the buyer will become the owner. तो कंसाइनमेंट में जो गुड्स भेजा जाता है उसमें हमने पहले ही डिस्कस किया था, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है, केवल कस्टडी ऑफ गुड्स का ट्रांसफर होता है, पोजीशन का ट्रांसफर होता है। तो एजेंट जिसके पास में ये गुड्स हैं उसके पोजीशन में है लेकिन वो उसका ओनर नहीं है, पर जब वो किसी थर्ड पार्टी को सेल करेगा तो वो थर्ड पार्टी उसकी ओनर हो जाएगी। थर्ड है द कंसाइनर डज नॉट सेंड एन इनवॉइस टू कंसाइनी, ही सेंड्स ओनली ए परफॉर्मा इनवॉइस, अ स्टेटमेंट दैट लुक्स लाइक एन इनवॉइस बट इज रियली नॉट वन. The object of the performa invoice is only to convey the information to the consignee regarding particulars of the goods sent. जब माल ट्रांसफर किया जाता है तो उसके लिए इनवॉइस नहीं काटा जाता है, एक परफॉर्मा इनवॉइस उसके साथ भेजा जाता है। उस परफॉर्मा इनवॉइस में क्वांटिटी, रेट और क्वालिटी ये सब मेंशन होती है ताकि कंसाइनी को ये इन्फॉर्म किया जा सके कि उसे कितना और क्या गुड्स भेजा गया है और किस वैल्यू का गुड्स है। जनरली द कंसाइनी रिकवर्स ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय हिम ऑन कंसाइनमेंट फ्रॉम द कंसाइनर। हाउएवर दिस कैन बी चेंज्ड बाय एग्रीमेंट बिटवीन देम। मैक्सिमम केसेस में जो कंसाइनमेंट गुड्स है उसे होल्ड करने के लिए, उसे सेफ कस्टडी में रखने के लिए और सेल करने के लिए जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं वो सारे कंसाइनर से रिकवर किए जाते हैं, लेकिन इन सिचुएशन को बाय एग्रीमेंट चेंज भी किया जा सकता है। फिफ्थ है समटाइम्स द कंसाइनी गिव्स एन एडवांस टू द कंसाइनर इन फॉर्म ऑफ कैश और बिल ऑफ एक्सचेंज. इट इज एडजस्टेड अगेंस्ट द सेल प्रोसीड्स ऑफ द गुड्स. कभी कभी क्या होता है कि जो कंसाइनर गुड्स भेजता है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, तो एज ए सिक्योरिटी वो ये एक्सपेक्ट करता है कि कंसाइनी उसे थोड़े अमाउंट का 100% ना सही 40%, 30%, 25% उसे कुछ एडवांस देकर रखे, जिससे उसे भी ये रहे
विश्वास कि एजेंट उसका काम कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में कंसाइनमेंट के केस में कभी कभी एजेंट अपनी तरफ से एडवांस भी कंसाइनर को देता है। सिक्स्थ है, फॉर हिज वर्क कंसाइनी रिसीव्स एग्रीड कमीशन कैलकुलेटेड on the basis of gross sale. Usually the consignee is not responsible for any bad debts that may arise during credit sale. If the agent is to be made responsible for bad debts, he has to be paid a special commission called Del Creditor Commission. It is calculated on total sales, not merely on credit sales, until and unless agreed. Sometimes he agreed to pay special commission for sale made over certain price. This commission is called overriding commission. सेल के लिए कंसाइनी को कमीशन मिलता है जो कि ग्रॉस सेल के ऊपर बेस्ड होता है। वो कुछ भी परसेंटेज हो सकते हैं जो कंसाइनर और कंसाइनी आपस में मिलकर एग्री करते हैं। कमीशन यूजुअली 3 तरह के होते हैं, ऑर्डिनरी कमीशन, डेल क्रेडिटर कमीशन और ओवरराइडिंग कमीशन। फ्रेंड्स, इन कमीशन के बारे में इसी सेक्शन में हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसलिए अभी आगे चलते हैं। 7th है, पीरियडिकली द कंसाइनी सेंड्स टू द कंसाइनर अ स्टेटमेंट कॉल्ड अकाउंट सेल्स. It sets out the sales made by the consignee, the expenses incurred on behalf of the consignor, the commission earned by the consignee and balance due to the consignor. समय समय पर पीरियडिकली कंसाइनी कंसाइनर को एक स्टेटमेंट भेजता है जिसे कि अकाउंट सेल कहते हैं। अकाउंट सेल में जनरली 3 बातें लिखी होती है: एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द कंसाइनी ऑन बिहाफ ऑफ द कंसाइनर, sales made by the consignee and commission earned on the consignment sale. उसी में साथ में ये मेंशन होता है कि सेल के बाद में आफ्टर रिकवरिंग एक्सपेंडिचर एंड कमीशन कितना बैलेंस कंसाइनर को ड्यू है। 8th है, फर्म्स यूजुअली लाइक टू ascertain the profit or loss on each consignment or consignment to ईच कंसाइनी। जो फर्म इन कंसाइनमेंट बेसिस पर काम करती है, अगर उन्होंने डिफरेंट प्लेसेस पर अलग अलग कंसाइनीज अपॉइंट कर रखे हैं या एजेंट्स अपॉइंट कर रखे हैं, तो डिफरेंट कंसाइनी या एजेंट के लिए वो डिफरेंट अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, जिससे पर्टिकुलर सिंगल कंसाइनमेंट का या सिंगल कंसाइनी के साथ में उनका जो रिलेशन है उससे कितना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ ये कैलकुलेट किया जा सके। आइए अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन कंसाइनमेंट एंड सेल। जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ट्रांसफर ऑफ गुड्स जो है वो सेल नहीं कहलाता है। तो सेल और कंसाइनमेंट में कुछ डिफरेंसेस हैं, आइए उन्हें डिस्कस करते हैं। इन केस ऑफ कंसाइनमेंट, लीगल ओनरशिप ऑफ गुड्स रेस्ट विद द कंसाइनर, ओनली पोजीशन ऑफ गुड्स इज ट्रांसफर्ड टू कंसाइनी। आप सभी जानते हैं, जैसा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कंसाइनमेंट के केस में जो एजेंट या कंसाइनी है उसके पास में केवल गुड्स का पोजीशन होता है, वो उसका ओनर नहीं होता है। लेकिन इन केस ऑफ सेल, द लीगल ओनरशिप ऑफ गुड्स इज ट्रांसफर्ड इमीडिएटली फ्रॉम द सेलर टू द बायर ऑफ गुड्स। जैसे ही ये सेल होती है, सेल के केस में क्या होता है, बायर को उसकी ओनरशिप तुरंत ट्रांसफर हो जाती है। तो कंसाइनमेंट के केस में गुड्स की ओनरशिप ओनर के पास में या कंसाइनर के पास ही रहती है, जबकि सेल के केस में ओनरशिप बायर को तुरंत ट्रांसफर हो जाती है। सेकंड है, द कंसाइनी कैन रिटर्न अनसोल्ड गुड्स टू द कंसाइनर। अगर कोई गुड्स है जो सेल नहीं हो रही है, डेड स्टॉक पड़ा है, तो कंसाइनी उसे वापस कंसाइनर को भेज सकता है। Goods sold are the property of the buyer and can be returned only if the seller agrees. एक बार अगर गुड्स को सेल कर दिया जाए तो वो बायर की प्रॉपर्टी हो जाती है। अब अगर उसे बायर लौटाना चाहे तो वो तभी लौटा सकता है जबकि सेलर एग्री करे, अदरवाइज
नहीं लौटा सकता। थर्ड है, द रिस्क ऑफ लॉस और डैमेज टू द गुड्स रिमेन्स विद द कंसाइनर टिल द गुड्स कंसाइंड आर सोल्ड बाय द कंसाइनी। जब तक कंसाइनी गुड्स को सेल नहीं कर दे तब तक उसकी कस्टडी में जो भी गुड्स है उनको अगर कोई डैमेज या लॉस होता है तो वो लॉस से बियर करना पड़ेगा उसके ओनर, प्रिंसिपल या कंसाइनर को। लेकिन आफ्टर सेल रिस्क अटैच टू द गुड्स passes along with the ownership to the buyer of goods। सेल के केस में जैसे ही ओनरशिप ट्रांसफर होती है रिस्क जो है वो भी उसे ट्रांसफर हो जाती है। अब अगर सेल के बाद में कोई डैमेज होता है तो उसके लिए सेलर रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता। फोर्थ है, द रिलेशनशिप बिटवीन द कंसाइनर एंड कंसाइनी इज दैट ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट एंड कंटिन्यू टिल टर्मिनेटेड। जैसा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दो पार्टीज जो कंसाइनर और कंसाइनी हैं उनके बीच में प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप रहता है जो कि एक एग्रीमेंट के तहत होता है। एग्रीमेंट टर्मिनेट होने पर यह रिलेशनशिप खत्म हो सकते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन टू पार्टीज इज दैट ऑफ बायर एंड सेलर एंड टर्मिनेट एज सून एज पेमेंट इज मेड एंड गुड्स आर ट्रांसफर्ड। सेल के केस में ये जो रिलेशनशिप है वो प्रिंसिपल एजेंट का ना होकर बायर और सेलर का है, और जैसे ही पेमेंट मिलता है और गुड्स ट्रांसफर हो जाते हैं ये रिलेशनशिप खत्म हो जाती है। लास्ट है डिफरेंस, एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द कंसाइनी टू रिसीव द गुड्स एंड टू कीप इट सेफली आर बोर्न बाय द कंसाइनर अनलेस देयर इज एनी अदर एग्रीमेंट। कोई दूसरा एग्रीमेंट नहीं हो तो जैसा हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, गुड्स को रिसीव करना और उसे अपनी सेफ कस्टडी में रखना, ये सारे खर्चे कौन बियर करेगा? कंसाइनर। वंस सेल इज कंप्लीट, एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय बायर आर टू बी बोर्न बाय द बायर इटसेल्फ। लेकिन सेल के केस में क्या है कि जैसे ही सेल कंप्लीट हुई है उसके सारे एक्सपेंडिचर बायर खुद बोर्न करेगा। आइए अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट में अभी हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स यहां देखी थी। फर्स्ट आती है जिसमें कमीशन। तो आइए देखते हैं कमीशन किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है और ये किस तरह का होता है। कमीशन इज द रेम्युनरेशन पेड बाय द कंसाइनर टू द कंसाइनी for the services rendered to the former for selling the consigned goods. Three types of commission can be provided by the consignor to the consignee as per the agreement, either simultaneously or in isolation. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कंसाइनी को सेल पर जो रेम्युनरेशन मिलता है एक फिक्स परसेंटेज में, वो कमीशन कहलाता है। कंसाइनर कंसाइनी को तीन तरह के कमीशन पे कर सकता है। वो तीनों एक साथ दिए जा सकते हैं या अलग अलग दिए जा सकते हैं। आइए देखते हैं वो तीन तरह के कमीशन क्या है। फर्स्ट है ऑर्डिनरी कमीशन। द टर्म कमीशन सिंपली डिनोट्स ऑर्डिनरी कमीशन। जब भी हम कमीशन की बात करते हैं तो उसका सिंपल मतलब ऑर्डिनरी कमीशन ही है। इट इज बेस्ड ऑन फिक्स परसेंटेज ऑफ ग्रॉस सेल प्रोसीड्स मेड बाय द कंसाइनी। जो भी कंसाइनी सेल करता है उस पर एक फिक्स्ड परसेंटेज के रूप में उसे दिया जाता है। इट इज गिवन बाय द कंसाइनर रिगार्डलेस ऑफ वेदर द कंसाइनी इज मेकिंग क्रेडिट सेल और नॉट। ये टोटल सेल पर मिलता है। कंसाइनी क्रेडिट में सेल कर रहा है या कैश में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। टोटल सेल पर जो इसे एक फिक्स परसेंटेज मिलेगा वो ऑर्डिनरी कमीशन कहलाया जाएगा। सेकंड है del creditor commission. This is additional commission payable to the consignee for taking over the additional responsibility of collecting money from customers. वो कस्टमर्स जिन्हें कंसाइनी ने क्रेडिट सेल की है उनसे मनी कलेक्ट करने के लिए ये एडिशनल कमीशन उसे पे किया जाता है। इन अदर वर्ड्स,
after providing the del creditor commission, bad debts is no more the loss of consignor. del creditor commission देने के बाद में bad debts का जो लॉस है वो कंसाइनर का नहीं होगा। तो एक तरह से del creditor commission क्या हो गया? del creditor commission क्रेडिट सेल के केस में कलेक्शन की गारंटी हो गई कि कंसाइनी ये गारंटी देता है कि जितनी क्रेडिट सेल करेगा उतने पैसे वो वसूल करके देगा। इन केस द कस्टमर डू नॉट पे ऑफ, द कंसाइनी टेक्स ओवर द लॉस ऑफ बैड डेट्स इन हिज बुक्स। अगर कस्टमर पे नहीं करता है तो उसका लॉस कौन लेगा? वो कंसाइनी लेगा, ना कि कंसाइनर। ऑल्दो इट इज पेड फॉर टेकिंग ओवर रिस्क ऑफ बैड डेट्स that arise out of the credit sale only, this commission is calculated on total sale and not on credit sale unless agreed otherwise। वैसे भी जनरली ये del creditor commission है वो टोटल सेल पर ही दिया जाता है। इसका एक मेजर रीजन है, वो रीजन ये है कि अगर केवल क्रेडिट सेल पर इसे दिया जाए तो कंसाइनी क्या करेगा? अपने अकाउंट सेल में कैश सेल को भी वो क्रेडिट पर शो कर देगा ताकि वो ज़्यादा कमीशन अर्न कर सके, और जो पैसा उसने इमीडिएटली कलेक्ट कर लिया है वो उसे भविष्य में कलेक्शन दिखाकर उस पैसे को अपने बिजनेस में रोटेट कर लेगा। इसे अवॉइड करने के लिए कंसाइनर क्या करता है कि टोटल सेल पर उसे del creditor कमीशन प्रोवाइड कर देता है। थर्ड है overriding commission. It is an extra commission allowed by the consignor to promote sale at a price higher than the specified or agreed invoice or retail price to encourage the consignee to put hard work in sales। ये एक ऐसा कमीशन है जो कंसाइनी को तब दिया जाता है जब वो एक स्पेसिफिक प्राइस से ज्यादा पर माल बेचे। Generally, it is calculated on difference between actual sales and sales at invoice price। जैसे कंसाइनर ने उसे एक इनवॉइस प्राइस दी है कि पर यूनिट 100 रुपीज में सेल करना है, और अगर 100 से ऊपर सेल करोगे तो तुम्हें एडिशनल, यानी अगर पहले 10% मिलता था तो अब 25% तुमको मिलेगा ओवर एंड अबव 100 रुपीज। तो वो जो एडिशनल कमीशन है वो ओवरराइडिंग कमीशन कहलाता है। In order to encourage the consignee to earn higher margins, it can also be in the form of share of additional profit made by the consignee on sale of goods। कभी कभी ये in form of share of profit भी होता है जो कि additional sale पर कैलकुलेट किया जाता है। तो either in form of commission वो पे कर सकते हैं और in form of profit वो पे कर सकते हैं। जैसा भी वो पे करें, अगर एक सर्टेन प्राइस के ऊपर किसी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए या उसे एनकरेज करने के लिए कोई कमीशन दिया जाता है तो उसे ओवरराइडिंग कमीशन कहते हैं। आइए अब इन तीनों टर्म्स को समराइज करते हैं। फर्स्ट है ऑर्डिनरी कमीशन। ऑर्डिनरी कमीशन इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन टोटल सेल और सेल एट इनवॉइस प्राइस। या तो ये टोटल सेल पर दिया जाता है, या जब ओवरराइडिंग कमीशन दिया जाता है तो ये केवल इनवॉइस प्राइस की सेल पर ऑर्डिनरी कमीशन दिया जाता है। इनवॉइस प्राइस के ऊपर जितनी भी सेल होगी उस पर ओवरराइडिंग कमीशन दिया जाएगा और उसकी परसेंटेज क्या होगी? जनरली हायर देन दी ऑर्डिनरी। सेकंड है del creditor कमीशन। del creditor कमीशन इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन टोटल सेल। ये एग्रीमेंट से बदला जा सकता है लेकिन मैक्सिमम केसेस में ये टोटल सेल पर ही दिया जाता है, जिसका रीजन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और थर्ड है ओवरराइडिंग कमीशन। ओवरराइडिंग कमीशन इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन सेल हायर देन द इनवॉइस प्राइस। जब भी इनवॉइस प्राइस से हायर प्राइस पर कोई सेल होगी तो उस सरप्लस डिफरेंस पर जो कमीशन दिया जाएगा वो ओवरराइडिंग कमीशन कहलाया जाएगा। अब हम डिस्कस करेंगे वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। जो स्टॉक कंसाइनी के पास में एट द एंड ऑफ द पीरियड या ईयर अनसोल्ड बचा हुआ है, वो जो क्लोजिंग स्टॉक है उसका वैल्यूएशन कंसाइनर की बुक्स में किस प्राइस पर किया जाता है, आइए देखते हैं।
we know that inventories are valued either at cost or net realized value, whichever is less. In case of consignment, cost means not only the cost of goods as such to the consignor, but also all the expenses incurred till the goods reach the premises of the consignee, from where these are held for further sale to customer. These expenses are called non-recurring expenses. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू इनमें से जो कम हो उस पर होता है। नेट रियलाइजेबल वैल्यू हमें मार्केट से आसानी से अवेलेबल हो जाती है, लेकिन कॉस्ट किसे कहते हैं या कॉस्ट किस तरह से कैलकुलेट की जाएगी? तो कंसाइनमेंट के केस में कॉस्ट का मतलब है कॉस्ट ऑफ गुड्स, वो कॉस्ट जो कि कंसाइनी के गोडाउन में पहुंचने तक इनकर हुई है, यानी उसमें गुड्स की कॉस्ट शामिल है, कंसाइनर जो भी ट्रांसपोर्ट करता है वो शामिल है, और कंसाइनी के गोडाउन तक पहुंचने में कंसाइनी जितने भी एक्सपेंडिचर करता है वो सभी शामिल है। सच एक्सपेंसेस इंक्लूड पैकिंग, फ्रेट, कार्ट्रेज, इंश्योरेंस एंड ट्रांजिट, ऑक्ट्रॉय, इंपोर्ट ड्यूटी एटसेट्रा. But expenses incurred after goods have reached the consignee's godown, जैसे कि गोडाउन रेंट है, इंश्योरेंस ऑफ गोडाउन है, डिलीवरी चार्जेस है, सेल्समैन सैलरी है, एटसेट्रा, आर नॉट ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ परचेज फॉर वैल्यूइंग इन्वेंट्रीज. वो सभी खर्चे जो कंसाइनी के गोडाउन में माल को पहुंचाने तक किए जाते हैं वो सारे उसकी कॉस्ट में ऐड होंगे. उसके बाद के खर्चे जैसे कि गोडाउन रेंट है, डिलीवरी चार्जेस है, सेल्समैन सैलरी है, ये कॉस्ट में शामिल नहीं किए जाएंगे. चलिए इसके लिए हम अपने पुराने विजुअल एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं जहां जयेश भाई ने रमेश भाई को कंसाइन किए थे कुछ गुड्स. अब इस सिस्टम में जयेश भाई ने क्या एक्सपेंडिचर किए हैं? फर्स्ट एक्सपेंडिचर उन्होंने किया है पैकिंग का, सेकंड किया है लोडिंग ऑफ गुड्स का, थर्ड किया है ट्रांसपोर्टेशन का, फोर्थ एक्सपेंडिचर उन्होंने किया है ट्रांजिट इंश्योरेंस का. अब जब माल कंसाइनी या एजेंट के सिटी में पहुंच जाता है तो वहां से लोकल ट्रांसपोर्ट का एक्सपेंडिचर कौन करता है? वो कंसाइनी करता है. तो ये सारे एक्सपेंडिचर जो कि कंसाइनर के गोडाउन से कंसाइनी के गोडाउन में जाने तक किए जाते हैं वो सारे के सारे एक्सपेंडिचर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक में शामिल किए जाएंगे. नोट: sometimes the question states only the total of expenses incurred by consignor and consignee. If details of expenses are not available, then for valuing inventories, the expenses incurred by the consignor should be treated as part of cost, while those incurred by consignee should be ignored. कभी कभी क्वेश्चन में क्या दिया होता है कि टोटल एक्सपेंसेस जो कंसाइनर ने इनकर किए हैं और टोटल एक्सपेंसेस जो कंसाइनी ने इनकर किए हैं, यानी कि एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनर सच एंड सच अमाउंट, एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनी सच एंड सच अमाउंट. तो उस केस में क्या करना है? उस केस में केवल और केवल कंसाइनर के अकाउंट को ही उसकी कॉस्ट में शामिल करना है फॉर कैलकुलेटिंग वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक. ऐसा क्यों है? आप इस एग्जाम्पल में देखेंगे कि जो जयेश भाई यानी कंसाइनर है उसने कौन कौन से एक्सपेंडिचर किए हैं. उसने जितने भी एक्सपेंडिचर किए हैं, चाहे वो पैकिंग हो, लोडिंग हो, ट्रांजिट इंश्योरेंस या ट्रांसपोर्ट, वो सभी गुड्स को भेजने में किए हैं. लेकिन रमेश भाई यानी कंसाइनी ने जो एक्सपेंडिचर इनकर किए हैं उनमें लोकल ट्रांसपोर्ट के साथ साथ में क्या है? रेंट भी है, सैलरी भी है, एडवर्टाइजमेंट भी है. ये सभी एक्सपेंडिचर उन्होंने इनकर किए हैं. अगर एक कंबाइंड फिगर दिया हो तो ये पॉसिबिलिटी भी है कि कंसाइनर ने जो गुड्स भेजा है वो डोर टू डोर डिलीवर हो गया हो और लोकल ट्रांसपोर्ट लगा ही नहीं हो. तो इस केस में कंसाइनी के जो भी एक्सपेंडिचर हैं वो नॉन रिकरिंग नेचर के नहीं होकर रिकरिंग नेचर के हैं. तो इसीलिए जब टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर दिया गया है कंसाइनर का और कंसाइनी का, तो हमें केवल कंसाइनर के एक्सपेंडिचर को ही
कंसीडर करना है फॉर वैल्यूइंग क्लोजिंग स्टॉक। कंसाइनी के एक्सपेंडिचर को हम कंसीडर नहीं करेंगे। चलिए अब देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है अकाउंटिंग फॉर कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट के केस में ट्रांजैक्शंस की अकाउंटिंग एंट्री किस तरह से होगी। सबसे पहले हम लेते हैं ऑन सेंडिंग गुड्स। जब कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स भेजता है तो कंसाइनर की बुक्स में क्या होगा। हर एक कंसाइनमेंट के लिए कंसाइनर अपनी बुक में एक कंसाइनमेंट अकाउंट खोलता है। जैसा कि हमने डिस्कस किया था, कंसाइनमेंट टू रमेश भाई या कंसाइनमेंट टू अहमदाबाद, अगर प्लेस के नाम से हो तो। और वो अपनी बुक्स में सेल को रिकॉर्ड नहीं करता, उसकी जगह वो क्या लिखता है, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। लेकिन एजेंट अपनी बुक्स में कोई एंट्री नहीं करता, क्योंकि न तो उसने गुड्स परचेज किया है, न उसके ऊपर और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसकी कस्टडी में केवल गुड्स आए हैं तो वो गुड्स को लेकर अपने गोडाउन में रख लेता है। सेकंड है ऑन एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनर फॉर सेंडिंग गुड्स। अगर कंसाइनर कोई एक्सपेंसेस इनकर्ड करे गुड्स को भेजने में तो वो क्या करेगा, तो नेचुरली उसके यहाँ से कैश जाएगा या बैंक से चेक देगा वो, तो कैश या बैंक तो क्रेडिट होगा। लेकिन वो एक्सपेंडिचर को डेबिट करने की बजाय कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करेगा। फ्रेंड्स, ये कंसाइनमेंट अकाउंट एक तरह से नॉमिनल अकाउंट है जिससे हम कंसाइनमेंट का प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करेंगे। आगे जब हम इसका फॉर्मेट देखेंगे तो हमें ये और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो अभी यहाँ ये कंसाइनर डेबिट किसे करेगा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश। और चूंकि एक्सपेंडिचर कंसाइनर ने किया है तो कंसाइनर की बुक्स में कोई एंट्री नहीं होगी। अगर कंसाइनी से कोई एडवांस रिसीव हो तो क्या होगा, कैश में होगा तो कंसाइनर को कैश मिलेगा, बैंक में डिपॉजिट होगा तो बैंक को डेबिट करेगा, या बिल्स को एक्सेप्ट कर लेता है कंसाइनी तो बिल्स रिसीवेबल डेबिट हो जाएंगे। तो कंसाइनर की बुक में क्या होगा, इधर कैश और बैंक और बीआर डेबिट टू कंसाइनी, क्योंकि उसको कंसाइनी से मिला है। अभी कंसाइनी के पास में उसने गुड्स ही भेजे हैं, अभी कोई अमाउंट ड्यू नहीं हुआ है कंसाइनी से, क्योंकि कंसाइनी ने कोई सेल ही नहीं की है। तो कंसाइनी के पर्सनल अकाउंट को वो क्रेडिट कर देगा। और इधर कंसाइनी क्या करेगा, कंसाइनी कंसाइनर को करेगा डेबिट टू कैश, बैंक या बीपी। ठीक है। नेक्स्ट एंट्री आती है एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनी। अब कंसाइनी ने एक्सपेंडिचर इनकर्ड किए हैं तो वो तो उसकी एंट्री करेगा ही करेगा, लेकिन वो खर्चे कंसाइनर भी बुक करेगा, क्योंकि कंसाइनमेंट के प्रॉफिट एंड लॉस पर अफेक्ट होंगे। कंसाइनी उनको किससे रियम्बर्स करेगा, कंसाइनर से। तो ये सारे खर्चे भी कहाँ डेबिट हो जाएंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट में, जो कि हमारा नॉमिनल अकाउंट है। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट, क्योंकि उसने खर्चे किसने किए, कंसाइनी ने, और अभी उसको पैसा देना बाकी है। इधर कंसाइनी क्या करेगा, उसने खर्चे किसके बिहाफ पर किए हैं, कंसाइनर के, तो कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। नेक्स्ट एंट्री आती है सेल बाय कंसाइनी। अब जब कंसाइनी कुछ गुड्स को सेल करता है तो वो क्या करेगा, वो कंसाइनर के बिहाफ पर सेल करके उनसे पैसा रिसीव कर लेगा। तो पैसा किसके पास है, कंसाइनी के पास में। तो एक तरह से कंसाइनी क्या हो गया, अब हमारा या कंसाइनर का वो डेटर हो गया है। और गुड्स को जो सेल को रिकॉर्ड करना है वो किस में करना है, वो हमारे नॉमिनल अकाउंट कंसाइनमेंट में करना है। तो कंसाइनमेंट, जैसे हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, ट्रेडिंग अकाउंट को जब क्रेडिट करते थे बाई सेल से, तो सेल से ना करके यहाँ पर क्रेडिट किसको करेंगे हम, कंसाइनमेंट अकाउंट को, और डेबिट करेंगे कंसाइनी के अकाउंट को। तो यहाँ हो जाएगा कंसाइनीज अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट के क्रेडिट साइड में सेल्स बुक हो जाएगी, और चूंकि उस सेल्स का पैसा किसके पास में है, कंसाइनी के पास में, इसलिए हमने उसको डेटर बना दिया, उसे डेबिट कर दिया, क्योंकि उससे हमको पैसा वसूल करना है। और कंसाइनी क्या करेगा, उसके पास पैसा आया है तो कैश या बैंक को डेबिट करेगा, और किसके बिहाफ पर आया है, कंसाइनर के, तो क्रेडिट किसे करेगा, कंसाइनर को। नेक्स्ट एंट्री आती है कमीशन टू कंसाइनी। अब कमीशन एक तरह से एक्सपेंडिचर है, कंसाइनमेंट अकाउंट को भी कमीशन या एक्सपेंडिचर से डेबिट करेंगे। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट किसे देना है,
कंसाइनी को, तो कंसाइनी को हम क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि अभी तक उससे पैसे का लेन देन नहीं हुआ है। जितना उसने एक्सपेंडिचर किया उसको हमने क्रेडिट कर दिया, और जितना उनसे लेना उसको हमने डेबिट कर दिया। अल्टीमेटली जो भी बैलेंस होगा वो लेना या देना, उसका सेटलमेंट एट द एंड ऑफ द पीरियड हो जाएगा, जो कि अकाउंट सेल में शो किया जाता है। इसी तरह से कंसाइनी अपनी बुक्स में कमीशन को क्रेडिट करेगा, क्योंकि ये उसकी इनकम है। किससे मिलनी है उसको? उसको कंसाइनर से मिलनी है, अभी मिली नहीं है, तो वो कंसाइनर को डेबिट करेगा, ये उसका डेटर हो गया, और कमीशन की उसकी इनकम बुक हो गई। नेक्स्ट होता है रेमिटेंस फ्रॉम कंसाइनी ऑन सेटलमेंट। अब ये सारे काम का सेटलमेंट हो गया। नेचुरली सेल बहुत ज़्यादा होती है, एक्सपेंडिचर और कमीशन तो कम होगा, तो कंसाइनी रेमिटेंस यानी बैलेंस जो पैसा है वो कंसाइनर को देगा। तो कंसाइनर के पास क्या आएगा? कैश आएगा। किससे आएगा? कंसाइनी से। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी। और कंसाइनी किसे पैसा देगा? कंसाइनर को देगा। तो कंसाइनर अकाउंट डेबिट क्या देगा? कैश या कोई भी बैंक ड्राफ्ट, चेक, कुछ भी देगा तो कैश या बैंक को क्रेडिट करेगा। तो ये जो मेन एंट्रीज हैं इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर और इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी, ये की जाएगी। एक सिचुएशन हम देखते हैं कि जब बैड डेट्स अराइज होते हैं। बैड डेट्स के लिए हमने डिस्कस किया था कमीशन, वो था डेल क्रेडिट कमीशन। अगर कमीशन दिया जाए और कमीशन नहीं दिया जाए तो कंसाइनर और कंसाइनी की बुक्स में बैड डेट्स के संबंध में क्या एंट्री होगी, आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम सिचुएशन देखते हैं, बैड डेट्स व्हेन डेल क्रेडिटर कमीशन इज नॉट पेड। अगर स्पेशल कमीशन नहीं दिया गया है तो बैड डेट्स किसका होगा? वो नेचुरली कंसाइनर का होगा, क्योंकि वो ओनर है। तो उस केस में वो डेबिट किसे करेगा? नॉमिनल अकाउंट को एक्सपेंडिचर से डेबिट करेगा, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। और जो सेल्स के लिए उसने कंसाइनी को डेबिट कर दिया था, जिससे पैसा वसूल होना था, लेकिन अब वसूल तो होगा नहीं, बैड डेट्स एक्सपेंडिचर हो गया, तो उस अमाउंट से कंसाइनी को फिर से रिड्यूस करने के लिए क्या करेगा? टू कंसाइनी, उसे उसकी क्रेडिट दे देगा। जो एंट्री कंसाइनी करेगा उसे हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। सेकंड सिचुएशन हम देखते हैं, बैड डेट्स व्हेन डेल क्रेडिटर कमीशन इज पेड। अगर हमने डेल क्रेडिटर कमीशन भी दिया है तो जैसा हमने डिस्कस किया था, बैड डेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट हो जाती है कंसाइनर से कंसाइनी के ऊपर। कंसाइनर के पास में कोई भी बैड डेट्स नहीं आएगा। अगर बैड डेट्स होगा तो उसे कौन भुगतेगा? कंसाइनी। तो इस केस में कंसाइनर कोई एंट्री नहीं करेगा। अब आते हैं कंसाइनी की बुक्स में। तो जब पहले बैड डेट्स इनकर होंगे तो उसको अपनी बुक्स में वो रिकॉर्ड करेगा, वो कोई भी सिचुएशन हो, चाहे डेल क्रेडिटर कमीशन मिलता है या नहीं मिलता है, कंसाइनी अपनी बुक्स में सबसे पहले बैड डेट को रिकॉर्ड करेगा। और उसकी क्या एंट्री है आइए देखते हैं। इन अबाउट टू सिचुएशन कंसाइनी विल फर्स्ट रिकॉर्ड द बैड डेट्स इन हिज बुक्स। द एंट्री विल बी एज फॉलोज। क्या एंट्री होगी? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स अकाउंट। जो भी डेटर्स हैं उनको क्रेडिट करेगा, क्योंकि अब उनसे पैसा वसूल नहीं हो रहा है, और बैड डेट्स को डेबिट करेगा। उसके बाद में सेकेंड एंट्री फॉर राइटिंग ऑफ बैड डेट्स अकाउंट विल डिपेंड ऑन डेल क्रेडिटर कमीशन। जो दूसरी एंट्री है जिसमें बैड डेट्स को राइट ऑफ करना है, वो किस पे डिपेंड करेगी? डेल क्रेडिटर कमीशन पर। उसे मिलता है या नहीं मिलता है? तो आइए देखते हैं ऊपर की सिचुएशन में। फर्स्ट सिचुएशन क्या थी? कमीशन नहीं मिलता है उसको, तो उस केस में क्या करेगा? वो बैड डेट्स को कहाँ पास ऑन कर देगा? कंसाइनर को। तो कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स। बैड डेट्स इनकर हुए, उसे कमीशन नहीं मिल रहा है, तो क्या करेगा? वो कंसाइनर को ट्रांसफर कर देगा। अब कंसाइनर का खर्चा है, कंसाइनर क्या करेगा? अपनी कंसाइनमेंट में उसे डेबिट कर देगा और कंसाइनी को क्रेडिट कर देगा। लेकिन अगर डेल क्रेडिटर कमीशन मिलता है कंसाइनी को या एजेंट को, तो ये खर्चा उसकी खुद की बुक्स में आएगा। कंसाइनर का उससे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए बैड डेट्स को तो क्रेडिट करेगा, लेकिन वो डेबिट किसे करेगा? क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को? नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को वो डेबिट नहीं करेगा। इसके बिहाफ पर उसने क्या लिया है? कमीशन। तो कमीशन जब इनकम थी तो उसने क्या किया था? क्रेडिट। उसी कमीशन को वो डेबिट कर देगा।
कमीशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स अकाउंट। इस तरह से बैड डेट्स को वो कमीशन में ट्रांसफर करके कमीशन को रिड्यूस कर देगा। ये सारी हमने अकाउंटिंग एंट्रीज या जनरल एंट्री देखी थी कंसाइनमेंट के केस में, जो कि इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर और इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी होगी। अब इसके जो दो मेन अकाउंट्स हैं इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, पहला है कंसाइनमेंट अकाउंट और दूसरा है कंसाइनी अकाउंट, उसका हम फॉर्मेट डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट। तो जैसा कि हमने कहा था कि ये जो अकाउंट है वो एक तरह से एक नॉमिनल अकाउंट है जो हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह बनाएंगे। तो सबसे पहले जब गुड्स हम सेंड कर रहे हैं, यानी कि कंसाइनी के पास में सेल होने को गुड्स आ रहे हैं, तो हमने एंट्री क्या की थी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। तो कंसाइनमेंट के डेबिट साइड में आ जाएगा गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। अब अगर कंसाइनर कुछ खर्चा करता है तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, लेकिन इस एक्सपेंडिचर के नीचे हम उसकी डिटेल लिखेंगे, जैसे कि पैकिंग का, फ्रेट का, इंश्योरेंस का, जो भी एक्सपेंडिचर उसने किया है उन सब की डिटेल आ जाएगी। अब जब कंसाइनी उसे रिसीव करता है तो वो कुछ एक्सपेंडिचर करता है उसके ऊपर, तो जो भी एक्सपेंडिचर कंसाइनी ने किए हैं उसके लिए हम एंट्री करेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, और उसमें भी इसकी डिटेल देंगे, फ्रेट, रेंट, सैलरी या जो भी एक्सपेंडिचर है उसकी टोटल। अब क्या होगा, अब कंसाइनी उनको सेल करेगा, तो सेल करते ही कंसाइनमेंट अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे सेल वैल्यू से, और डेबिट किसे करेंगे, कंसाइनी से, क्योंकि पैसा किससे वसूल होना है हमको, कंसाइनी से। तो यहाँ पर जिस तरह से हम ट्रेडिंग अकाउंट में सेल को क्रेडिट में लेते थे, यहाँ पर भी बाय कंसाइनी करके सेल वैल्यू यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे, कैश सेल और क्रेडिट सेल। अगर हमारे पास में डिटेल अवेलेबल है तो उन दोनों को अलग अलग कर देंगे। अब इस सेल के ऊपर क्या होगा, उसको कमीशन देना पड़ेगा, और अगर क्रेडिट सेल हुई तो क्या होगा, बैड डेट्स भी होंगे। तो बैड डेट्स के केस में क्या, अगर डेल क्रेडिटर कमीशन दिया है तो हम ये एंट्री नहीं करेंगे, और नहीं दिया है तो ये एंट्री हम कर लेंगे। अब क्या होगा, अब कंसाइनी को कमीशन देना पड़ेगा, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि एक्सपेंडिचर है ये डेबिट में लिखेंगे हम, टू कंसाइनी, इसे कमीशन दिया। अब जो कंसाइनी के पास में अनसोल्ड स्टॉक पड़ा है उसका हम वैल्यूएशन करेंगे। वैल्यूएशन कैसे करेंगे, जैसा हमने डिस्कस किया था, कंसाइनर से लेकर या कंसाइनर के गोडाउन से लेकर कंसाइनी के शॉप या गोडाउन तक पहुंचने के जितने भी खर्चे हैं उसमें जोड़ देंगे, उसकी टोटल कॉस्ट निकालेंगे और क्लोजिंग स्टॉक की प्रोपोर्शनेट वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ क्रेडिट साइड में आ जाएगा, जैसा कि हम ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखते थे स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ आता है कंसाइनमेंट स्टॉक। अब हम क्रेडिट साइड की टोटल लगा देंगे और डेबिट साइड में लिख देंगे। अगर हमारी क्रेडिट साइड ज़्यादा है यानी प्रॉफिट है, तो यहाँ डेबिट में क्या आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ प्रॉफिट ट्रांसफर कर देंगे, और अगर डेबिट ज़्यादा है तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस ट्रांसफर कर देंगे। इस तरह से ये कंसाइनमेंट अकाउंट का टोटल फॉर्मेट है। आइए अब देखते हैं कंसाइनी के अकाउंट का किस तरह से फॉर्मेट होगा। सबसे पहले जब गुड्स सेंड करते हैं तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि कंसाइनी हमें कुछ एडवांस भेजे। तो एडवांस में हमारे को क्या रिसीव होता है, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट या बिल्स रिसीवेबल डेबिट। टू किसे करते हैं, कंसाइनी को। तो कंसाइनी के क्रेडिट साइड में पोस्टिंग क्या आएगी, बाई कैश, बैंक और बीआर, ये एडवांस रिसीव हो जाएगा। अब कंसाइनी ने अपना अकाउंट सेल भेजा और उसने लिख के भेजा मैंने ये खर्चे किए हैं, तो हमने क्या एंट्री की थी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी। तो कंसाइनी के क्रेडिट में वो सारे एक्सपेंडिचर आ जाएंगे जो कंसाइनी ने किए हैं, फ्रेट, रेंट, सैलरी, ये सभी जोड़कर। क्रेडिट इसलिए करेंगे कंसाइनी को क्योंकि उसका पैसा अभी उसको देना है। अब कंसाइनी उसके साथ साथ में क्या करेगा, वो एक स्टेटमेंट में लिखकर भेजेगा कि भाई ड्यूरिंग द पीरियड उसने इतनी सेल कर ली, सेल करके पैसा कंसाइनी ने रिसीव कर लिया, तो अब हम कंसाइनी से पैसा मांगते हैं। तो कंसाइनी को करेंगे डेबिट और कंसाइनमेंट को सेल वैल्यू से क्रेडिट कर देंगे, ये पैसा उसकी डेबिट साइड में आ गया। अब सेल पर कंसाइनी को कमीशन देना है, तो कमीशन के लिए कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, कमीशन के लिए उसे क्रेडिट करेंगे, जो भी वैल्यू होगी, जो भी हमने तय किया है
उस रेट से उसको कमीशन पे किया जाएगा। जो भी बचा हुआ अमाउंट है या तो वो क्या होगा, रेमिट हो जाएगा, बैलेंस जितना भी बचा है, और अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हो तो हम क्या करेंगे, उसको कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। तो इन दोनों में से एक एंट्री जो है वो बैलेंसिंग फिगर की आएगी। आइदर बैंक और कैश रेमिटेंस की एंट्री होगी, उसमें लिखा हुआ होगा कि जो भी बैलेंस था वो रेमिट कर दिया गया, और अगर कुछ भी नहीं लिखा हो तो आप उसे बैलेंस कैरी फॉरवर्ड या कैरी डाउन कर सकते हैं। तो ये है कंसाइनी का अकाउंट। तो इस तरह से हमने कंसाइनमेंट के बेसिक्स को डिस्कस किया है। ये देखा है कि कंसाइनमेंट क्या है, कंसाइनमेंट और सेल में क्या डिफरेंस है, कमीशन कितने होते हैं और किस तरह से कैलकुलेट किए जाते हैं, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री किस तरह से कैलकुलेट की जाती है, जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी और कंसाइनर किस तरह से की जाती है, और कंसाइनर की बुक में कंसाइनमेंट अकाउंट और कंसाइनी का अकाउंट किस तरह से बनाया जाता है। फ्रेंड्स, इस सेशन में इतना ही। नेक्स्ट सेशन में एक छोटी सी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और जो अब तक हमने डिस्कस किया है उसे प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।